हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं ALP शिफ्ट 1 का सेट 8 कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने 7 सेट कंप्लीट कराए हैं, जिसमें मैथ एंड साइंस को पढ़ाया है। अब एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे, कुल मिलाकर 9-10 दिन बचे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जिससे मैथ एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। और जो साइंस है उसकी NCERT बुक पढ़ते रहिए। आप किसी टीचर की साइंस की क्लास देखने की इतना टाइम नहीं बचा है। और रही बात करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स को मात्र एग्जाम से 2 दिन पहले भी पढ़ेंगे तब भी कुल मिला के 10-12 नंबर की करंट अफेयर्स आती है। 2-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, वे बहुत होते हैं। लेकिन मैथ एंड साइंस को पर फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। रीजनिंग आप बना ही लोगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया है, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होता है। हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और एरिया के अनुपाती होता है। बता कहा क्या है इसने, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुनी कर दी तो मानो चलो पहले एल थी, अब 3 गुनी कर दी तो रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 गुना हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने वाले के का मान क्या होगा। क्या करना है, यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पर 3 अंक बाद पॉइंट है। यहाँ से 1 पॉइंट 2 अंक बाद पॉइंट हटा दो, 00 के बाद लगाओ, यहाँ पे लगा दो 0.9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.9। के की वैल्यू हो जाएगी 0.9। ये क्वेश्चन बार बार आता है, चाहे RRB ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन, चाहे NTPC, चाहे ALP, सभी में ये क्वेश्चन फिक्स होता है। और NCERT की बुक कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है कि अलग कुछ भी बना देंगे, सब फिक्स होता है, वही आते हैं बार बार। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की समस्या को निम्नलिखित में किस का उपयोग करके ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है एक उचित क्षमता वाला अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। राइट आंसर हमारा 4 होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया। यदि 2 समरूप त्रिभुज ABC और DEF के परिमाप दे रखे हैं, यानी कि पहले त्रिभुज ABC का परिमाप दे दिया 75 सेंटीमीटर और दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्या दे दिया 40 सेंटीमीटर बराबर। यदि BC 15 सेंटीमीटर, BC ये देखो कौन से त्रिभुज की भुजा है, पहले त्रिभुज की भुजा है ABC की, BC, तो ABC का परिमाप क्या था हमारा 75, तो इसके सामने वाली भुजा ही ली जाएगी BC त्रिभुज की, ABC की भुजा क्या है BC 15 सेंटीमीटर। तो क्या बोला, EF की लंबाई ज्ञात कीजिए। EF की लंबाई ज्ञात करनी, ये ज्ञात करनी, 15 पंजे 75, 5 8 40, तो 8 इधर चले जाएगा, तो ये वाली EF की लंबाई क्या आ जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य होती है किस पर अधिकतम होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा केंद्र पर अधिकतम होती है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए। जैसे ऐसा होता है ना, विद्युत धारा के वृत्ताकार पास, इसके बीच में होती है सामर्थ्य अधिकतम केंद्र पर। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल एंटीसिड्स में एक घटक के रूप में किया जाता है। जब हमारे पेट में अम्लता बनती है तो उस समय क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। निम्नलिखित कौन सा कार्बन यौगिक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत करता है। एल्कोहल का हमारा क्रियात्मक समूह क्या होता है, OL होता है, OL। तो अब ये देखो OL किस में है लास्ट में, प्रोपेनॉल में OL लास्ट में है, तो हमारा एल्कोहल का हो गया प्रोपेनॉल।
और किसी में ओ एल नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया फर्स्ट प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल हमारा एक एल्कोहल होता है जिसमें कार्बन यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3, इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 दिया है कोस स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा माइनस कोस साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा। इसको किस में तोड़ते हैं? ये हो तो बन जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये बन गया फिर यहाँ इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ऐसा हो गया। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है? वैल्यू हमारी एक होती है, तो एक की गुना इसमें करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? के बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ठीक है, यहाँ क्या दिया है? ज्ञात क्या करना? तो 1 माइनस के यहाँ कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमें ये 1 काटना, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? अच्छा, हमको 1 काटना, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, और कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर 1, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना यहाँ पे, तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल रहा हूँ, जो 1 है माइनस में हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा। एक हमारा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा पहले 1 से 1 कट गया, एक साइन स्क्वायर थीटा एक साइन स्क्वायर थीटा, कितना होगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर हमारा क्या गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूँ 2s स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बटे नीचे क्या? 1 प्लस के की वैल्यू हमारी आती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसे ये कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करें? ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 से एक 1 चला गया, यहाँ क्या बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं? अब देखो पॉइंट के बाद 292929 आ रहा, तो हम इसको लिख दें 0.29 क्या बार, ठीक है। अब इस बार को हटाने के लिए क्या करते हैं? ये कितने अंक बाद पॉइंट लग रहा है? 2 अंक बाद पॉइंट लग रहा, तो जितने अंक बाद पॉइंट लग रहा होता है उतने ही 9 लिख देते हैं नीचे, तो हमारा आंसर होगा 29/9, राइट आंसर हो गया। अगर एग्जामिनेशन में बचाना होता है तो फालतू चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट लगाएंगे तो बार बार पता चलता रहेगा कि इनको इसका तो कोई मतलब है नहीं बिल्कुल भी। तो क्या करोगे आप पेपर में? हमेशा डायरेक्ट इसको देखेंगे और इसके देखेंगे। पहले ये पढ़ो क्या पूछा है, वर्ष 2012 और 13 में मिलाकर कितनी कारों का निर्माण किया है। अब ये देखो, ये कार है ये बाइक है, तो उसने 2012-13 में कार बोली, तो 12-13 की कार कितना होगी? 45 और 40 85 कार का उत्पादन हुआ है। ऐसा करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ जुड़ा होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोमन झिल्ली। या आप उसको पढ़ेंगे ना किडनी वाला पार्ट, उसमें आपको पता चलेगा, एनसीईआरटी में है ये सब। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है? दिया है 2488 में क्या जोड़ा जाए तो 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखो ये हमारा 3 है, ठीक है, 3 से कटने का रूल कहते हैं इस संख्या का योग हमारा
3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब जोड़ते हैं, संख्या का योग क्या है, 4 2 6 और 8 14, 14 और 8 कितना हो गया, 14 8 हो गया 22, ये 22 हो गया। ठीक है, अब इन अंकों को जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 8 और 2 10 जोड़ दिए, 22 और 10 कितना हो गया, 32 हो गया। तो 32 3 से नहीं कटता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता बिल्कुल भी। फिर 4 2 6, 22 में 4 2 6 जोड़ेंगे कितना, 28 हो जाए, 28 भी 3 से नहीं कटता। 4 3 7 जोड़ेंगे 22 में 29, ये भी नहीं कटेगा। 3 और 2 5, 22 में जोड़ेंगे 3 और 2, 22 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 27, 27 जो हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा ये होगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन होते जो 3 से डिवाइड होने वाले, फिर हम 5 से डिवाइड करके देखते उसको। देखो आयु वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ये मान लो चलो हमने अनीता बड़ी मान ली या सुनीता, मतलब अनीता या सुनीता में से कोई सी एक बड़ी है जिसका दोनों का डिफरेंस हमारा 30 होगा। तो हमें अनीता और सुनीता को इस तरह से लिख देंगे, ए और एस के फॉर्म में लिख देंगे। यदि 5 वर्ष पहले अनीता की आयु, 5 वर्ष पहले A-5 की आयु, सुनीता की आयु, यानी कि जब सुनीता की आयु भी तो 5 वर्ष पहले ही होगी ना, फिर तो उसकी भी आयु का 3 गुना अधिक थी, तो सुनीता की वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ से ए और एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जब जाकर आंसर आएगा। एक तरीका और है इसको करने का, ऑप्शन से करो। माने चलो क्या पूछा सर, तो सुनीता की वर्तमान आयु क्या होगी। सुनीता की वर्तमान आयु मान को चलो, इसमें पहला ऑप्शन ले लो 30 है। ठीक है, और क्या बोला, अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। जब पहले की 30 है तो सुनीता की कितनी, जब सुनीता की 30 दे रखी तो अनीता की कितनी होगी, 60 होगी, जब तो 30 का अंतर बनेगा। तो आगे क्या बोला, यदि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले कर दिया, तो इसमें से भी 5 वर्ष पहले कर दिया, इसमें से भी 5 वर्ष पहले कर दिया। अनीता की आयु सुनीता की आयु से 3 गुनी अधिक थी, ये क्यों नहीं बैठ रहा। तो देखो 5 वर्ष इसमें कम कर दिए, 5 वर्ष इसमें से भी कम कर दी। तो बोला कहता है जो हमारी अनीता है, अनीता की आयु सुनीता की आयु से 3 गुना अधिक थी। अनीता की आयु, सुनीता की 25 है, अनीता की कितनी 55, 3 गुनी अधिक थोड़ी ना है। तो ये तो हमारा आंसर है नहीं। ये अगला देखते, अगला ऑप्शन उठाते हैं। मान चलो हमारा क्या बोलते हैं, ये सुनीता की कितनी है 20, और अनीता की कितनी होगी 20 और 30 50। बताओ हो गया ना, हो गया 30 का डिफरेंस, मैं 30 का डिफरेंस बताया था। अब क्या बोला, यदि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले अनीता की आयु, तो 50 में से 5 गए 45 अनीता की आयु, और सुनीता की से भी घटेंगे, 20 में से 5 गए 15 की आयु से 3 गुना अधिक है। इसकी आयु से 3 गुना अधिक है या नहीं है, देखो 15 का 3 गुना कितना होता है 45, तो 45 तो अधिक हो गया हमारा, 3 गुना अधिक है 15 से। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो गया, ऐसा करना चाहिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन होता है, ये बार बार आता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये हमेशा याद रखना, के बराबर हाफ mv²। ठीक है, अब हमको गतिज ऊर्जा कितनी दे दी, 100 दे दी, 2 की गुना इधर कर दें तो 2 हो गया। इधर द्रव्यमान कितना दे रखा हमको, 2 दे रखा, 2 से 2 कट गए, v² बराबर हमें कितना आ गया 100 आ गया। तो वर्गमूल ले लेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चूना पत्थर को गर्म करने पर बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, लगभग 3-4 बार आ चुका है सभी एग्जाम में ALP के। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा 3, अपघटन। जब चूने पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। अपघटन नहीं है, संयोजन अभिक्रिया होगी, संयोजन, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या कितनी होती है। इसको रट लो, ये मास्टर कोई भी मास्टर नहीं बताएगा इसको, ये रट लो, 10 की घात -10 मीटर।
ये भूल जाते हैं पढ़ाते हैं ना। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3720 है। उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा। मान लो चलो पहली संख्या सम संख्या जो हमारी x है, अगली संख्या कौन सी होगी, सम संख्या। सम संख्या में दो आएगी, ठीक है। समी संख्या है ना, 1 नहीं होगा, क्योंकि पहले हमने सम संख्या मानी, तो हमारी अगर सम संख्या में एक जोड़ दें तो विषम संख्या हो जाएगी, तो हमारा ये नहीं होगा बिल्कुल भी, दूसरी संख्या ये नहीं होगी। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x+2। तीसरी संख्या हमारी x+3 नहीं होगी, तीसरी संख्या होगी हमारी x+4। पाँचवीं संख्या जो होगी हमारी, चौथी संख्या जो होगी x+5 नहीं होगी, 1 1 2 3, x+5 नहीं होगी, हमारी हो गया x+6। अगली पाँचवीं संख्या हो जाएगी x+8, ठीक है। ये 8, ये इन्हें काट देने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5, सभी में 2 2 का अंतर है, तो हमारी हो गई सम संख्या। अब इन्हें जोड़ दो x को, 1 2 3 4 5, 5x हो गया, ठीक है। अब वैसे जोड़ दो, 2 4 6 12 और 8 20, तो कितना बचा, 3720 के बराबर है ये। तो गए 3720 में 37 को 5 से डिवाइड कर देंगे, एक्स की वैल्यू, एक्स की मान निकाल लो, 5 6 30, 5 7 35, 35 1 0 5 2 10, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 720 आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई 720 आ गई। पूछा क्या था, उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या। हमारी तीसरी सबसे बड़ी संख्या थी x+4 और सबसे बड़ी सम संख्या का, और सबसे बड़ी सम संख्या थी हमारी x+8। एक्स की वैल्यू क्या थी 720, 720 एक 720 एक 720 ये कितना हो गया 1400, 720 720 कितने 1440 हो गया। और इनको जोड़ दो, 8 4 12, 1440 में जोड़ेंगे 12, कितना आ जाएगा 1462। आंसर नहीं आया, 1462 नहीं आया, 1452 आना चाहिए। दोबारा करके देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सॉरी, जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 740 आनी है, ना कि 720। 740 आएगी, तो हमारी क्या पूछे हैं, तो उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी संख्या थी हमारी x+4 और 5, और सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी थी x+8। एक x एक x 2x, तो x की वैल्यू कितनी 740, 740 दूनी 780 और 8 4 12, जोड़ दो कितना, ये 1400 है यहाँ पे, 1480 है, 1480, 1480 प्लस 12 कितना है 1452। एक बेलन का आयतन रखा, बेलन का आयतन क्या होता है πr² h बराबर कितना दे रखा हूँ 5500 मीटर। अच्छा मैं आपको कितनी दे रखी 70 दे रखी, तो इसके वैल्यू हम 70 रख देंगे, ठीक रख दी 70 रख दी, 0 से 0 गई। पाई की वैल्यू क्या है दे रखी हमें 22/7, 22/7। यहाँ पे क्या था 7 था, 7 से 7 गया। अब इसे काट दो 11 से, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 से 500 काट दे, कितना आ जाएगा हमारा r²। 5 से काट दें, 5 से कितना आ जाएगा r² हमारा बन रहा है यहाँ पे, r² बन गया हमारा, ये बन गया हमारा, इतना बन गया r², ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे 1 0 70 था ना, 70 से 70 कट गया था, फिर 1 0 और कट जाएगी, तो हमारा 11 पंजे 55, r² की वैल्यू होगी 25 के बराबर होगी, ठीक है। 0 से 0 कट कितना उधर,
तो R बराबर कितना आ गया हमारा 5। बोला क्या, व्यास बोला, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास। और हमारा कितना 5 और त्रिज्या का दोगुना क्या होता है 10, 5 दूनी 10 मीटर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.6 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और 20 मीटर की ऊंचाई तक गेंद जाती है। गेंद का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। देखो, जब वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। पहले हम इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, यू। यू बराबर क्या होता है, mgh, ये होता है। एम की वैल्यू कितनी दे रखी, 0.5 दे रखी, 0.5 दे रखी। जी की वैल्यू 10 दे रखी। एच की वैल्यू दे रखी 20। तो हमारा ये कितना आ गया, 0 से 0 का 5 10, 100 आ गया। यू की वैल्यू हमारी कितना आ गया, 100 ही। जितनी स्थितिज ऊर्जा होती है उतनी गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होती है, ठीक है। तो मान चलो ये हमारी अब ऊर्जा हमारी कितनी आएगी, 100 आएगी, 100 ऊर्जा आएगी। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या आई थी, 100 आई थी। जितनी स्थितिज ऊर्जा होती है उतनी गतिज ऊर्जा होती है। तो 100 हमारी ये होगी, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी होगी, 0.5, 0.5 रख दें। पॉइंट से एक जीरो इधर बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। 2 से इधर गुना कर दो, तो उसे 5 से डिवाइड कर दें। 5 चौक 20, कितना आ गया 400। तो वी बराबर हमारा कितना बन जाएगा, 400 का वर्गमूल करते हैं, कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर होगा। तेरह एक्स माइनस जेड में से 2x माइनस 3y प्लस 7z और 4z माइनस 5x के योग को घटाइए। पहले इनका योग करना, फिर इसमें से घटाना। अब देखो यहाँ पे 2x माइनस के 5x, तो यानी माइनस के 3x हो गया, 3x हो गया। और 13x में से माइनस जेड में से घटाने, 13x में से माइनस के 3x का कितने बचे, ये हमारा हो जाएगा माइनस के 5x। ये हमारा क्या हो गया, माइनस के 3x। घटाने को बोला, 13x में से माइनस के 3x घटाएंगे, माइनस के 3x घटाएंगे, ऐसा करके घटाते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ऑप्शन में प्लस का बन गया। तो 13x प्लस 3x कितना है, 16x। अब देख लो पहले 16x किस में है, किसी एक ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है, एक कोशिका जीव राइट आंसर होगा। जब किसी की पावर नेगेटिव में दी होती है तो क्या करते हैं, बेस को पलट देते हैं। तो क्या लिखते हैं, पलट का बेस को 1/0.04, और जो हमारी इसके पावर जो है उसको पॉजिटिव हो जाती है ऑटोमेटिकली, 1.5 होगी। और 1/0.04 है, तो इसको हम पॉइंट हटा कर ऊपर 100 कर देंगे, ठीक है। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 10/4, 10/2, 10/2 लिख सकें की पावर 2, ठीक है। 10 का वर्ग होता है ना 100, और 2 का वर्ग होता है 4, पावर क्या है 1.5 होता है, ठीक है, 1.5 होता है। 200 ऐसे काट दें, 2 पंजे 10, यहाँ 5 हो गया। 5 की पावर कितना गया, ये जो स्क्वायर की स्क्वायर में हमेशा गुना होती है, तो 15 दूनी 30, कितना गया 15 दूनी 30, और पॉइंट हट जाएगा 0 से, तो ऊपर हो गया 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 क्या होता है हमारे 125, राइट आंसर होगा। किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी
स्थिति की आवश्यकता होती है। जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होता है। देखो कोई वस्तु इधर गई और फिर वापसी इधर आ गई तो विस्थापन हमारा शून्य होता है। बोला क्या गया, जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों समान है। यह क्या गया है, निम्नलिखित में से किस विलेन की पहचान उसकी गंध से की जाती है। जल में नमक, मान लो जल में अगर नमक डाल दिया, अगर उस जल को हम सूंघे तो क्या पता चल जाएगा कि उसमें नमक मिला है या नहीं मिला है, नहीं पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। अब क्या है, जल में पोटेशियम परमैंगनेट, जल में अगर पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया तो क्या पता चलेगा, नहीं चलेगा। ये हम 12th क्लास में भी पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सपेरिमेंट करते थे, तब भी हमें पोटेशियम परमैंगनेट की कोई गंध नहीं आती थी। यदि जल में चीनी मिला दी जाए तो भी नहीं पता कर सकते सूंघ के कि चीनी है क्या है क्या नहीं। जब जल में डिटॉल डाला जाता है तो डिटॉल की महक अलग ही आती है, गंध आती है बहुत बुरी। ऑप्शन नंबर चौथा आंसर है। देखो रैंक वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, है ये रीजनिंग का लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ उसको कैसे करना होता है। अंजू की रैंक अपनी कक्षा में नीचे से 18वीं है, यानी नीचे से 18वीं, ऐसा ऊपर से 15वीं, यानी कि ये 18 नंबर फिर गिना जा रहा, 15 नंबर पे भी आ रहा और नीचे से 18 नंबर पे भी आ रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, या तो इसमें से एक कम कर दो पहले, या इसमें से एक कम कर दो, फिर आपस में जोड़ दो। मान चलो 18 से हमने एक कम कर दिया तो 17 हो गया, और 17 + 15 कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, या 15 से एक कम कर दो, 14 हो गया, 14 फिर 18 जोड़ दो, एक ही बार काउंट हो रहा ना, 18 4 12 32, जब भी 32 आंसर होता है। या फिर इसको ऐसा कर दो, 18 और 15 को हमेशा जोड़ के एक कम कर दो, जब भी आंसर यही आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है। देखो एक व्यक्ति 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है। सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है और सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब क्या है, मान लो 400 आम है, एक आम मान को चलो हमने 1 रुपये का लिया, एक आम 1 रुपये का लिया तो 400 आम 400 के हो गए। ठीक है, मान लो 400 आम 400 के हो गए। अब उसने क्या क्या बोला, उसने बोला है 400 आम कितना हो गया, 400 आम 400 के हो गए। उसने बोला 320 आम बेचता है। अब हमने क्रय मूल्य पर बेच दिए 320 आम, बोला ना आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेच दिए, यानी कि 320 आम बेच दिए क्रय मूल्य पर बेचा है। क्रय मूल्य जबकि हमारे एक आम का 1 रुपये माना था हमने, तो 320 आम को बेचेंगे हम क्रय मूल्य पर, 320 के बेच दिया, 320 के हमने बेच दिए। तो सभी वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, सभी वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमें अब ये बताओ, हमें 320 में हमने बेच दिया तो हमें लाभ कितना हो रहा, हमारे पास कितने बच गए आम, 80 आम बच गए ना, 80 आम बच गए। और कितना आम बेच दिया हमने, 320 रुपये का आम बेचे, 320 रुपये में हमें कितना का प्रॉफिट हो रहा, 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 80 का काट दो, 0 से 0 गई, 832, 4 से 100 डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, क्योंकि अब हमें प्रॉफिट हो रहा है 320 रुपये में बेच दिया हमने, तो हमारे पास बच गया ना ये 80 रुपये बच गए, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के संदर्भ में क्या होगी, किसके बराबर होती है। फोकस दूरी जो होती है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, हमेशा आधी। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, 2 उम्मीदवार है, ठीक है, एक उम्मीदवार ये हो गया, एक उम्मीदवार ये हो गया, ठीक है। एक उम्मीदवार ने 70% वेद मत प्राप्त किए, ठीक है, 70% वेद मत प्राप्त किए, और क्या बोल रहा है 172 मतों से जीत गया। तो एक को कितने वोट मिलेंगे, 30% मिलेंगे, तो कितने परसेंट से जीत रहा, कितना अधिक से जीत रहा, 40% अधिक से जीत रहा। तो जितना % अधिक से जीत रहा उतनी की वैल्यू क्या दे रखी है, चलो 172 दे रखी है।
40% जब हमारा 172 है तो 100% कितना होगा? 0 से 10 से डिवाइड कर देंगे इधर भी और इधर भी, वो 25 से गुना कर देंगे। जी 100 लिख देना, 25 से गुना कर देंगे, ठीक है। 25 से गुना इधर कर देंगे, 0 से 0 गई और 5 दूनी 10 और 5 बन गए 25। 2 से काट देंगे 172 को, 2 8 16, 2 6 12 गुना 5, हमारा बराबर क्या? 25 चौका 100। अब गुना कर दो 86 से 85 में, 5 अंक 30, 5 8 40, 3 43, 430 हमारा राइट आंसर हो गया। कैसे भी कर सकते हैं। ए अकेले काम को 20 दिन में करता है, ठीक है, 20 दिन में करता है। और भी कितने दिनों में करता है? 15 दिन में। इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। 15 और 20 कैलसियम कितना हो गया? हमारा हो गया 60। तो 20 थे 60 और 15 दिन 30, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की आ गई 2 आ गई। बी ने अकेला कितने दिन काम किया? 6 दिन कार्य किया। तो बी करता है हमारा 6 दिन कार्य। अब एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। तो पूछा क्या ए अकेला शेष कार्य कितने दिन में करेगा? तो 12 काम तो एक घटा देंगे, कितने बचेंगे? 60 से बचेगा 48। तो ए कितने की दक्षता से करेगा? 3 की एफिशिएंसी का से करेगा। 12 पूछा ना ए अकेले शेष कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। 15 चौका 60 होता है, ठीक है। बी कितने की एफिशिएंसी से कम करता है? 4। तो 6 दिन काम कर रहा है, 4 6 24, 24 काम कर देगा, ठीक है। 60 में 24 का कितना बचा? 36। अब एक को काम करना है शेष काम, कितने की एफिशिएंसी करेगा? 3 की एफिशिएंसी। तो 3 बढ़ती है 36, बड़ा हमारा राइट आंसर होगा। मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज का वहन करता है, कौन करता है? जाइलम करता है। जबकि उन पत्तियों जहाँ प्रकाश संश्लेषण उत्पाद संश्लेषित होते हैं से इनके पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, फ्लोएम। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है? जैसे हमें ए और बी का अनुपात दे रखा, बी और सी का अनुपात दे रखा, तो क्या करते हैं? ए और बी की गुना करते हैं, यानी कि 3 और 2 की गुना कर दी, 3 दिन 6 कर दी। फिर करते हैं, क्या करते हैं? बी और बी की गुना करते हैं। तो बी और बी की गुना करते हैं, कितना आ जाएगा? 4 दिन 8 आ गया। फिर क्या करते हैं? बी की गुना सी में करते हैं, बी की गुना सी में कराएंगे, कितना आ गया? 12 आ गया। तो 2 से काट दो, 2 ते 6, 2 चौक 8, 2 6 गुना 3 4 6, 3 4 6 हमारा एक ही ऑप्शन में होगा। ऐसा करते हैं कि गुना देखो, 3 की 2 में कर दी, फिर 2 की 4 में कर दी, फिर 4 की 3 में कर दी, ऐसा करते हैं गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सूत्र उपयोग किया जाता है? तो गणना करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? विलेय पदार्थ का आयतन और विलयन का आयतन गुना 100, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखिए क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 18,000 अंकित मूल्य वाला एक मशीन पर 2 क्रमिक छूट देता है, इसका विक्रय मूल्य घटकर कितना हो जाता है? 12,960। यदि 10% और x% की 2 क्रमिक छूट है तो x का मान क्या हो गया? मान चलो पहले 10% की छूट दी गई, 10% की फ्रैक्शन में लेते 1/10, तो 10 से घटकर कितने की हो जाएगी वस्तु हमारी? 9 की हो जाएगी, 10 से 9 की। अगली छूट मानो चलो हमारी ₹1 की वस्तु A% की छूट थी, A% की छूट पर हमें B की छूट मिलेगी, तो हमारा हो जाएगा ए और B। हमारी वस्तु पर मिली छूट कितनी? ए थी, ए को हमने छूट दे दी, ए पे हमने छूट दे दी कुछ % की, तो कितने की हमारी वस्तु B की होगी। और क्या बोला लास्ट में कितना होगी टोटल? 1800 अंकित मूल्य 12,960 की होगी, तो 0 से 0 गई, ठीक है। अब 18 से डिवाइड कर दो, 18 कम 18, 100 बार हो गया 18
कितना बच चलेगी 18 कम 18, 18 छिक्का 18 126। ठीक है, ये कितना आ गया 100 और 18 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 10 की गुना ए में कर देंगे और फिर 18 में कर देंगे, 9 की गुना बी में करेंगे 100 में कर देंगे। कितना जगह हमारा जगह 180 ए और इधर हो जाएगा 90 बी, 0 से 0 गई तो ए और बी हमारा क्या आ गया, ए और बी का रेशो आ गया हमारा, ए कितना 90 और बी कितना आ गया 18। लेकिन छोटा में क्या मिली थी, बी की छूट मिली थी, कितना में मिली थी 90 में मिली थी, तो 18 की छूट मिली थी, कितना में मिली थी 90 पे, तो 100 पे कितनी 18 पंजे 90, 5 नहीं 10, 20% हमारा आंसर हो गया। ऐसा करना था इसको, या ऑप्शन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो प्रथम 8 अभाज्य संख्या को 7 से भाग देने पर उनका योग किसके बराबर होगा। प्रथम 8 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 5 7 11 13 और 17, कितने के 7 हो गया, अरे और हो गया 19। अब इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, 7 12, 12 7 19, 19 11 30, 17 30 60, 60 हो गया, 60 और 19 कितने हो गए, 60 और 19 हो गया हमारे 79। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे 3 में तो 5 और 5 10, 7 17 ही हो गया। ठीक है, 13 और 17 कितने होंगे 30 और 19 और 11 कितना हो गया, 19 और 11 कितना हो गया 30, 30 और 30 60 और 60 और 17 77 हो गया। क्या बोला 7 से भाग देने पर, अब 7 से भाग देते हैं, कितने बार चले जाए 7 कम 7 7 कम 7 11 बार, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसको ऐसा ही करना, ये वैसे एक्चुअल में इस तरह से लिखा जाता है इसको, ये बोलो ना क्या बोलते हैं, पहले भाग करना है हर संख्या को, ऐसे नहीं कि ऐसे चलते हैं 2/7 3/7 ऐसा करना, ये 5/7 जब तो होगा ऐसा। प्रथम 8 अभाज्य संख्या को 7 से भाग देने पर ऐसा भाग देते जाएंगे, क्योंकि हमारे 1/7 हमने कॉमन ले लेता, हमने कॉमन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या को जोड़ दो, फिर 7 से डिवाइड कर दो, इसको ऐसे ही करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं को संवहन करती है। ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त उत्कीर्ण किए जाने वाले सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक हमारा ये है, ठीक है, ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारी आर कितने नहीं 6 की, तो पूरे कितने होंगे 12। ठीक हो, इसमें जैसे ये हमारा अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त की, ठीक है, ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर हो गया। एक त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर की है। तो सबसे बड़ा त्रिभुज कब बनेगा, जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मैक्सिमम होगी। ठीक है, मान मैक्सिमम होगी और बराबर होगी, जब तो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से हम एक लंब डालेंगे, लंब डाल दिया, ये यहाँ से यहाँ पे जो वृत्त पर टच करता है, ये क्या होती है, ये भी हमारी त्रिज्या होती है, ये भी 6 सेंटीमीटर है।
और इतने से भी हमारा 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज नहीं बन गया क्या, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इस एक छोटा वाला त्रिभुज आ जाएगा, छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/, आधार, आधार कितना हमारा 6, ऊंचाई कितनी है, अभी 6 आएगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, गुना 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो हमारा एक त्रिभुज कितना आ गया, ये वाला 18, तो ये भी 18 होगा, क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सेम है, और ये भी 6 सेम है, तो 18 18 36। दोबारा देखो कैसा करते हैं। देखो एक अर्धवृत्त है कोई, ठीक, यह अर्धवृत्त हो गया। ठीक, इसने बोला इसमें सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा और जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। देखो जब यहाँ से कोई भुजा होगी, ये वाली भुजा मैक्सिमम होगी और ये वाली भुजा मैक्सिमम होगी। अगर ये वाली भुजा मैक्सिमम तो ये वाली भुजा यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन ये वाली भुजा छोटी हो जाएगी, जबकि दोनों भुजाएं मैक्सिमम होनी चाहिए। जब दोनों भुजा मैक्सिमम होगी, इसका मतलब दोनों भुजा ये बराबर होगी, ये दोनों भुजा बराबर होगी। तो ये कहाँ पर टच कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है, यहाँ से हम एक लंब डालेंगे। जब हमने केंद्र पे एक लंब डाल दिया तो ये भी त्रिज्या के बराबर हो गया, जबकि त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर दे रखी, और ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। और हमें पता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/, आधार गुना ऊंचाई, 1/, आधार, आधार मान दिया हमें 6, ऊंचाई भी हमें 6 दे रखी, 2 से काट दूँ 2 × 6, 6 × 18, ये भी 18, ये भी 18, तो हमारा आंसर हो गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। ठीक है, हमने चलो 100% मत थे, ठीक है टोटल, उसमें से 20% कितना हो गया, 20% अवैध हो गया, तो कितना बचा 80। अब फिर ये 80 हमारा वैध मत है, क्या कहा, एक को कुल वैध मतों का 55% मिला, इसका भी 55% मिला किसी को, तो 80 का 55% कितना होता है, 80 का 55% होता है, देखो गई 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 11 चौक 44, तो हमारा कितना हो गया 44%, 80 का भी 44%, यहाँ कितना था 80 का हम 55% करेंगे 44 मिल रहा है कुल। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो विजयी उम्मीदवार ने को मतों, देखो विजयी उम्मीदवार एक को कितने वोट मिल रहे हैं, 44 मिल रहे हैं, एक को कितने मिल रहे हैं यहाँ पे 80 में, 44 गए 26 और 34 36, तो कितने अंतर से जीत रहा है ये 44 वाला, 36 से 44 कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या कितनी है, 7500 थी, कुल मतों की कितनी संख्या है 100, 7500 दे रखी है, ये हमारे कितने के बराबर है 100 के बराबर है, तो 7500 100 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हमें दे रखी जो 7500 दे रखी है, 7500 दे रखे हैं, देखो 7500 जो दे रखे हैं हमको दे रखे हैं, ये देखिए 80 मतों के बराबर, 20 मतों के बराबर, तो हमको क्या ज्ञात करना था, 8 यूनिट ही ज्ञात करना था, 8 यूनिट कितने के बराबर 750 के, और क्या बोलते हैं इतने से जीता वो 600।